एनटीएस नेट पाकिस्तान का एक बड़ा टेस्ट है। पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस अपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए इसके स्कोर को अपने एडमिशन क्राइटेरिया में शामिल करते हैं। यानी कि इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो नेट में पासिंग स्कोर मार्क्स हासिल करे या मेरिट के मुताबिक इससे भी ज़्यादा स्कोर हासिल करे ताकि उसका एडमिशन मुमकिन हो सके। अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट नेट के स्कोर की बुनियाद पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है और वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनके लिए नेट एप्लीकेबल है वो एनटीएस की वेबसाइट पर दी गई हैं। वो लिस्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें। नेट का रिज़ल्ट 1 साल तक वैलिड रहता है, यानी एक मरतबा टेस्ट देने के बाद इसके रिज़ल्ट की बुनियाद पर 1 साल तक आप लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट टेस्ट दो तरह से कंडक्ट किया जाता है, यानी कि एक शेड्यूल टेस्ट जो एक पर्टिकुलर शेड्यूल के मुताबिक साल के मुख्तलिफ महीनों में कंडक्ट किया जाता है। नॉर्मली ये वंस एवरी मंथ होता है। शेड्यूल टेस्ट क्योंकि एक रेगुलर बुनियाद पर साल के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल कंडक्ट हो रहा होता है, तो आप किसी भी साल के हिस्से में जब आप फील करते हैं कि अब मैं इसको आसानी से दे सकता हूँ, आप इसमें अपीयर होते हैं और उसके स्कोर की बुनियाद पर पूरे 1 साल तक हर लिस्टेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी किस्म है कस्टमाइज्ड टेस्ट। ये वो टेस्ट हैं जो किसी यूनिवर्सिटी की डिमांड पर इसके एडमिशन से पहले स्पेशली कंडक्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड होते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी के लिए नहीं। इसकी बुनियाद पर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जिस यूनिवर्सिटी का ये टेस्ट होगा उसके एडमिशन से पहले 1 डेढ़ महीने पहले ये टेस्ट होता है और आप सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में इसकी बुनियाद पर अप्लाई कर सकेंगे। अलबत्ता शेड्यूल टेस्ट का फ़ायदा क्या है कि आपने किसी वक्त भी ये टेस्ट दिया हो, 1 साल के अंदर अंदर जिस यूनिवर्सिटी में जो कि एनटीएस की लिस्ट में शामिल है उसका जैसे ही एडमिशन ओपन होता है आप इस शेड्यूल टेस्ट के रिजल्ट की बुनियाद पर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से बाद आपका अनफॉर्चुनेटली आपका स्कोर अगर शेड्यूल टेस्ट में कम है और आप चाहते हैं कि वो इम्प्रूव हो जाए, तो आप कस्टमाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप फील करते हैं कि आपका शेड्यूल टेस्ट का स्कोर इसके मेरिट के मुताबिक नहीं है, तो आप उसका जब कस्टमाइज टेस्ट आएगा तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं और उसमें स्कोर ज़्यादा हासिल करके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 ईयर एजुकेशन यानी कि FA FSC, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग या ए लेवल वगैरह के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 6 टाइप का नेट होता है। पहली टाइप है नेट 1E जो कि प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप के लिए है, यानी कि जिन तलबा ने FSC में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप ऑप्ट किया था वो अगर नेट देते हैं तो वो नेट 1E ऑप्ट करेंगे। इसी तरह से प्री मेडिकल ग्रुप के लिए है 1M, आर्ट्स ग्रुप के लिए है 1A, कंप्यूटर साइंसेज ग्रुप के लिए है 1CS, इसी तरह जनरल ग्रुप के लिए है 1GS और कॉमर्स ग्रुप के तलबा जो टेस्ट देना चाहें वो ऑप्ट करेंगे 1Com। इनमें से जो ग्रुप आपको सूट करता है उसके मुताबिक ऑप्ट करते हैं कि आपने कौन सा टेस्ट देना है। अलबत्ता इन तमाम टेस्टों में एक जनरल पार्ट होता है। नेट 1M, अगर आपने FSC में प्री मेडिकल ग्रुप का को ऑप्ट किया था तो नेट जब आप देंगे तो आप चूज करेंगे नेट 1M, यानी कि प्री मेडिकल ग्रुप के लिए नेट 1M होता है इरिस्पेक्टिव कि आपने कहाँ एडमिशन लेना है। अब फॉर एग्जांपल आप BBA में या बिजनेस स्टडीज में भी जाना चाहते हैं और लेकिन आपने FSC में प्री मेडिकल पढ़ी है यानी कि बायो के साथ हैं आप, तो आपको चूज करना होगा नेट 1M, यानी कि जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है आपकी उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि अगर ए लेवल का स्टूडेंट भी है तो अगर उसने बायो पढ़ी है तो वो नेट 1M को चूज करेगा और फिर वो एडमिशन जहां मर्जी ले, उसका एडमिशन से कोई ताल्लुक नहीं, आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक नेट चूज होता है। अगर आपने प्री मेडिकल है या आपके पास बायो थी तो आप नेट 1M चूज करें। तो नेट 1M में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 90 और टोटल टाइम अलाउड होता है 120 मिनट्स।
नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन शामिल हैं? इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब इसमें से ये जो 3 सेक्शंस हैं, ये जर्नल हैं, यानी कि जर्नल के इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। ये वो सेक्शन है जो आपने कभी नहीं पढ़े। मसलन इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव आपने नहीं पढ़े होंगे। इसमें से क्वांटिटेटिव किसी हद तक 6-7 क्लास में जो टॉपिक्स हैं वो आपने पढ़े होते हैं, लेकिन एनालिटिकल बिल्कुल नहीं पढ़ा होता स्टूडेंट्स ने। इंग्लिश में भी वोकैबुलरी वगैरह इसमें शामिल है, लेकिन आपने एनालॉजीज कभी नहीं देखी होगी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन फिर भी है, रीडिंग कंप्रीहेंशन भी आपने की होगी। कहने का मकसद ये है कि ये जनरल टेस्ट ऐसा होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ने वो पहले नहीं किए होते। तो इनके लिए तो खास तौर पर आपको कंसंट्रेशन करनी होती है कि इसको तैयार कैसे करें। फिर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, तो सब्जेक्ट के आपके होते हैं 30 एमसीक्यू। नेट के जनरल पार्ट में 60 क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज होते हैं और इसके 3 सेक्शन होते हैं, यानी कि इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन शामिल हैं। इस पार्ट का मकसद तालिब इल्म की जनरल एबिलिटीज को एवेल्युएट करना है। इस पार्ट के क्वेश्चंस को डील करने के लिए किसी खास सब्जेक्ट में महारत या नॉलेज होना जरूरी नहीं है, इसलिए ये पार्ट हर टाइप के नेट में शामिल है। तालिब इल्म चाहे प्री इंजीनियरिंग का हो या प्री मेडिकल या आर्ट्स और कॉमर्स वगैरह का, ये पार्ट सबके लिए यकसा है। और ख़ास तौर पर इसमें शामिल क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ के सेक्शन के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि ना सिर्फ प्री इंजीनियरिंग यानी कि मैथ बैकग्राउंड के तलबा, बल्कि बायो या किसी भी बैकग्राउंड के तलबा इसको आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेसिक मकसद रीजनिंग स्किल और जनरल एबिलिटीज़ को वैल्यूएट करना है। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज चेक नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज की कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं होती कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं कि इन जनरल सेक्शंस में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इंग्लिश में होते हैं 20 क्वेश्चंस और इसमें 2 टाइप के मेजर क्वेश्चंस हैं, वोकैबुलरी बेस्ड और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। वोकैबुलरी बेस्ड की फर्दर डिवीजन है, यानी कि एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशन। अब हम देखते हैं कि हर टाइप में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एनालॉजीज, इसके 3 क्वेश्चन शामिल होते हैं नेट में। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको एक मेन वर्ड पेयर दिया जाता है, जैसे कि ये है फिश वाटर। आपने देखना है कि इन दोनों वर्ड में क्या रिलेशन है। आप कहते हैं कि फिश वाटर में रहती है, तो अब आप देखें कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ए बी सी डी, इसमें जो पेयर ऑफ वर्ड दिए गए हैं उनमें से किस में इसी तरह का कोई रिलेशन है। जैसे अगर हम ए ऑप्शन को दें, ईगल, एयर, ईगल और एयर में क्या रिलेशन है? ईगल एयर में रहती है, देखें इससे बिल्कुल मैच करता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में रहती नहीं है, होती जरूर है लेकिन रहने की जगह नहीं है उसकी। और कार्बन डाइऑक्साइड कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी कि फिश और ईगल जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बेजान चीज है, वो प्लांट में रहती नहीं है बल्कि उसके फंक्शंस में परफॉर्म करती है, कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह। इस तरह क्लॉथ वेयर में नहीं रहते, पेपर पेन में नहीं रहता, तो ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर एंटोनिम्स है, इसके 4 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको एक वर्ड मिलता है, ऑब्सलीट। अब इसके मीनिंग क्या है? वो चीज जो मतरूक हो चुकी हो, जिसका इस्तेमाल अब कम हो चुका हो या खत्म हो चुका हो, तो आपने इसका अपोजिट मालूम करना है, यानी कि जो चीज अब आ रही है या ट्रेंडिंग है, जो ज्यादा इस्तेमाल होती है, या मॉडर्न है या नई है। ऑब्सलीट पुरानी हो चुकी, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? मॉडर्न हो सकता है। फिर है सिनोनिम्स, इसके 3 क्वेश्चंस होते हैं और आपको एक मेन वर्ड दिया जाता है, जैसे इसमें बारबेरियन है, आपने इसका सिमिलर वर्ड चूज करना होता है दिए गए चॉइसेस में से। अब इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? अब बारबेरियन होते हैं अनसिविलाइज्ड, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अनसिविलाइज्ड। इसने डी में डायरेक्ट दिया हुआ है कि जो मीनिंग है वही डी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सिनोनिम है।
इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिर है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसके 5 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, आप इसको रीड करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और जो कुछ पढ़ने के बाद आप कम्प्रीहेंड करते हैं उसकी बेसिस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, और जो कुछ आपने पैसेज को पढ़ते हुए अंडरस्टैंड किया है उसकी बेसिस पर आप ए बी सी डी में से इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप याद रखें कि इसमें पैसेज से बाहर नहीं जाना, आपने जो कुछ पैसेज में पढ़कर समझा है उसकी बुनियाद पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज करेंगे इन ऑप्शंस में से। फिर है सेंटेंस कंप्लीशन। इसके भी 5 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये है, वो मस्ट द टिकट्स फॉर द मूवी इन एडवांस। तो इसके लिए क्या करते हैं, टिकट को बाय किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाय। वी मस्ट बाय द टिकट फॉर द मूवी इन एडवांस। फिर है एनालिटिकल क्वेश्चन। इसके 20 क्वेश्चंस शामिल होते हैं। पहली टाइप है सिनेरियो बेस, फिर दूसरी है स्टेटमेंट बेस। अब बारी बारी देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। सिनेरियो बेस क्वेश्चन 12 होते हैं। अब इसमें आपको एक सेट ऑफ कंडीशंस और कोई सिचुएशन दी जाती है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, उनकी बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऑप्शंस में से इसका आंसर चूज करना होता है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, सारा इनवाइट सम फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी टू हर होम टू ईट। शी विल सर्व ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एंड ईच फ्रेंड स्टेज फॉर वन और मोर मील्स। एक फ्रेंड एक या एक से ज्यादा मील पर आ सकता है। द फॉलोइंग रूल विल डिटरमिन व्हेन द फ्रेंड विजिट। टू कंसेक्टिव, ये नहीं हो सकता। टू कंसेक्टिव मील्स नॉट टू बी सर्व द सेम फ्रेंड। एक फ्रेंड दो लगातार खानों में नहीं आ सकता, यानी कि अगर वो ब्रेकफास्ट में आ रहा है तो उसके फौरन बाद लंच में वो नहीं होगा, अलबत्ता डिनर में आ सकता है। ईच मील इज सर्व टू टू और मोर फ्रेंड्स। एक मील में एक या एक से ज्यादा फ्रेंड हो सकते हैं। फिर उसने कंडीशन दिया है कि अगर ए आएगा, वेन एवर ए स्टेज फॉर मील बी स्टेज फॉर दैट मील टू, तो उसमें बी भी होगा। अगर ए आएगा तो उसके साथ बी भी आएगा। ये ध्यान में रखेंगे, अगर बी आएगा तो ए का आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ए किसी मील में है तो उसके साथ बी का होना जरूरी है। एफ विजिट्स फॉर द मील इमीडिएटली बिफोर डी मील्स। एफ डी के से पहले आएगा, यानी कि अगर डी को आप डिनर में बुलाते हैं तो एफ लंच में होगा। अगर आप लंच में डी को बुलाते हैं तो ब्रेकफास्ट में एफ होगा। एफ वॉन्ट कम फॉर द सेम मील एज जी, यानी कि एफ और जी किसी भी खाने पर इकट्ठे नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट लिस्ट ऑफ विजिटर्स हु कुड स्टे फॉर ब्रेकफास्ट। कौन से लोग ब्रेकफास्ट में आ सकते हैं। देखें, ए और सी, नो ये गलत है। क्यों, ए के साथ तो बी ने भी आना है, ये कंडीशन है वेन एवर ए स्टेज फॉर मील बी स्टेज फॉर दैट मील टू। ए आएगा तो बी भी होना चाहिए, इसमें बी नहीं है, इसलिए ये गलत है। फिर डी और एफ, डी और एफ इकट्ठे आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसने कंडीशन दी है कि एफ डी से पहले आएगा, तो ये इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि उसने तो आगे पीछे आना है, डी बाद में आएगा, एफ पहले आएगा। फिर है ए एफ जी। अब इसमें देखेंगे बी शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें ए आ रहा है तो बी भी होना चाहिए, वो नहीं है। तो बाकी बचता है सी, जो ऑप्शन डी है, सी ई एफ। अब देखें, सी की कोई कंडीशन नहीं है, आ सकता है। फिर ई की कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसने एफ और जी की तो दी है, ई की कोई कंडीशन नहीं है। एफ, एफ ब्रेकफास्ट में आ सकता है, क्योंकि डी इसके बाद आएगा तो डी जो है वो लंच में आ सकता है, तो एफ ब्रेकफास्ट में आ सकता है। अब ये करेक्ट आंसर है डी, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो इसमें कंडीशंस दी गई हैं उसकी कोई कंडीशन भी इसको वायलेट नहीं करती। ये अकॉर्डिंग टू रूल्स आ रहे हैं सारे, सी ई एफ ब्रेकफास्ट में हो सकते हैं, कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसी में से एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंड विल नॉट कम फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कौन नहीं आ सकता, तो आप देखें सी आ सकता है, डी नहीं आ सकता, क्योंकि डी से पहले एफ ने आना है। अगर आप डी को ब्रेकफास्ट में बुला लेंगे
तो एफ कहाँ आएगा? ये बाद में लंच और डिनर पे तो नहीं आ सकता, ये ब्रेकफास्ट से पहले कोई खाना नहीं है, तो इसने तो पहले आना था। तो डी ब्रेकफास्ट में कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे पूछा भी ये गया था नॉट कम फॉर ब्रेकफास्ट। कौन ब्रेकफास्ट में नहीं आ सकता? डी ब्रेकफास्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि उससे पहले एफ ने आना है। अगर डी को ब्रेकफास्ट में बुला लेंगे तो फिर एफ कहाँ जाएगा? तो आप ये देखें कि इस वीडियो का मकसद आपको एक ओवरव्यू देना है कि नेट क्या होता है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको कोई टेक्निक नहीं बताई जा रही, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है चीज़ों से। तो अगर आपने डिटेल लेक्चर्स लेने हैं, आपने डिटेल तैयारी करनी है, प्रॉपरली हर सेक्शन को हैंडल करने की टेक्निक, ट्रिक्स और ये सारी चीज़ें लर्न करनी है, तो इसके लिए आप इसी चैनल यानी कि जो के नाम है एंट्री टेस्ट, इसमें आप वीडियो सर्च करें, आपको मिल जाएंगी तमाम टॉपिक्स की वीडियोस, एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसी तरह एनालिटिकल रीजनिंग, इनकी तमाम टेक्निक्स और लर्निंग के लिए अगर आप लेक्चर लेना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर मौजूद वीडियो देखें। वहाँ पर आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ से आप इसको प्रॉपरली तैयार कर सकते हैं, और इनमें से तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फर्दर आप बाकायदा तौर पर तैयारी करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट विजिट करें, दी कैट online.com। इस वेबसाइट में आपको प्रिपरेशन मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, वीडियोस भी मिलेंगी और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी मिल जाएंगी। इसके 3 पैकेजेस अवेलेबल हैं। इसमें फ्री पैकेज भी है जो आपको किसी हद तक फुल प्रिपरेशन करा सकता है। फिर पेड पैकेज है ऑनलाइन, जिसमें आप सेल्फ स्टडी करते हैं वीडियोस और जो डाउनलोडेबल स्टफ है उसकी मदद से। ये सेल्फ स्टडी हो सकती है, इससे भी आप फुल फ्लैज तैयारी कर सकते हैं और रिक्वायर्ड स्कोर हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीचर की ज़रूरत हो कि आप टीचर से ही पढ़ना चाहते हैं, तो इनका थर्ड पैकेज है जूम पर, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप वीडियोस के जरिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप एंटी टेस्ट पे ये वीडियो सर्च कर सकते हैं। अगर आपने बाकायदा तौर पे फुल फ्लैश तैयारी करनी है तो इस वेबसाइट को विजिट करें और यहाँ पर मौजूद पैकेज में से सिलेक्ट करें कि आपको सूट कौन सा करता है। फिर है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसके 8 क्वेश्चन शामिल होते हैं। इसमें आपको एक पैराग्राफ की तरह एक आर्गूमेंट दिया जाता है। इस आर्गूमेंट को आप पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका जवाब आपने ऑप्शन में से चूज करना होता है। ये याद रखें कि ये रीडिंग कंप्रीहेंशन नहीं है, इसकी टेक्निक्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये लॉजिक और रीजनिंग पर बेस करते हुए आर्गुमेंट होता है। रीजनिंग और लॉजिक पर बेस करते हुए आप ऑप्शन को चूज करेंगे। अब आते हैं क्वांटिटेटिव सेक्शन। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। इसके 3 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, अरिथमेटिक, अलजबरा एंड ज्योमेट्री। अब अरिथमेटिक, इसमें फर्दर टॉपिक्स मौजूद हैं जैसे कि एवरेज, रेशो, परसेंटेज, इस तरह के क्वेश्चन इसमें फर्दर मौजूद होते हैं। और उसके बाद है अलजबरा। अलजबरा में भी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। ये भी एक ब्रॉडर कैटेगरी है, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। ज्योमेट्री भी इसी तरह से कि ज्योमेट्री एक ब्रॉडर कैटेगरी है, इसमें लाइंस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सर्कल्स भी हो सकते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये तमाम इस तरह के क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। अब देखें, ये एक सैम्पल क्वेश्चन है जो कि अलजबरा का है। आपने इसे सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो देखें, सिंपली क्या करते हैं कि जाहिर है डिवीजन होनी है, तो हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं पहले पार्ट को। तो पहले पार्ट को देखेंगे क्या दिया गया है हमें। अब हम इसके बजाय ये लिखते हैं -3xy + 2xy। अब देखें ये दोनों मिलकर ये xy के इक्वल है, इसका मतलब है हमने कोई चेंज नहीं की। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -3xy + 2xy, तो ये xy ही होगा, -xy, तो इसलिए हमने कोई चेंज नहीं की, -3y²। और डिवाइड हो रहा है ये सारा x + y से। अब आप देखेंगे इनमें से जो दो पहली टर्म्स हैं इनमें से x को कॉमन लिया जा सकता है, तो अब हम x कॉमन लेते हैं इसमें से, ये बच गया 2x
यहाँ से x कॉमन लिया तो ये 3y बच गया। तो अब दो लास्ट टर्म्स हैं, इसमें से आप y को कॉमन ले सकते हैं प्लस y, तो ये 2x माइनस 3y बच गया। अब यहां से आप 2x माइनस 3y कॉमन ले लें तो ये आ गया 2x माइनस 3y, और ये कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब इसको आप लिख सकते हैं इस तरह करके, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 2x माइनस 3y, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अब ये एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कहा है कि 50 मैन 50 हैं, डेज 5 हैं। 50 men can do a job in 5 days. How many men are required to do the same job in 2 days? 2 days के लिए कितने आदमी चाहिए? यानी कि 50 आदमी 5 दिनों में करते हैं, अगर इस काम को 2 दिनों में ख़त्म करना हो तो मैन कितने चाहिए? अब ये जो क्वेश्चन है ये रेशोज का है, तो इसके लिए जो मेथड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत आसान मेथड है। इसके लिए आप इसी चैनल में मौजूद रेशोज एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देखें या वेरिएशन की वीडियो देखें, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ये किस तरह से सॉल्व किए गए हैं। तो इसमें मैन और डेज में रिलेशन है इनवर्स, क्योंकि अगर आदमियों की तादाद बढ़ा दी जाए तो टाइम कम लगता है, ज्यादा आदमी काम को जल्दी खत्म कर देते हैं, तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो मैन का एरो अगर हम अप रखें तो ये डाउन होगा, कि अगर मैन इंक्रीज किया जाए तो डेज डिक्रीज हो जाएंगे। तो आप टेल्स को एनसर्कल कर लें, फिर x ओवर 50 is equal to 5 over 2, and then x is equal to 5 over 2 into 50 is equal to 125। तो ये मेथड बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि अगर आपने इसकी रेशो की या वेरिएशन की वीडियो नहीं देखी इस चैनल से, तो जाहिर है आपको शायद ना समझ आए कि ये क्या किया है। तो आप इसके लिए रेशोज एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देखें इसी चैनल में, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फाइंड द सम ऑफ मनी, एक्स इज द सम ऑफ मनी, 11% ऑफ विच 11% ऑफ दिस इज 1650। देखिए इसमें परसेंटेज का टॉपिक है, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन इस्तेमाल हुई है। ट्रांसलेशन का पूरा टॉपिक की वीडियो इस चैनल में मौजूद है। तो x इज इक्वल टू 1650 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 11, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15,000, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। ये है एवरेज का क्वेश्चन। देखिए इसमें दी एवरेज ऑफ x, y एंड 60। तो जाहिर है एवरेज कैसे मालूम करते हैं कि आप तीन चीज़ें दी गई हैं x, y एंड 60, तो इनकी एवरेज क्या होगी, इन तीनों को ऐड करें और 3 से डिवाइड कर दें। उसने कहा दी एवरेज इज 20, तो इनकी एवरेज 20 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ x एंड y? तो x और y की एवरेज क्या होगी कि x और y को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो एक्चुअली हमने इसकी वैल्यू बतानी है कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल टू, अब ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 60। तो x प्लस वाई, अब ये 60 इधर जाकर माइनस हुआ, ये हो गया 0। तो अगर हम x और y की एवरेज लें तो वो ये है, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 0, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अब ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि दो एंगल अगर उनका सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री होगा। तो 30 और 60 को ऐड करें तो 90 आता है। तो एक एंगल अगर मालूम हो
और उसका कंप्लीमेंट मालूम करना हो तो उसे 90 से माइनस कर दें। जैसे 30 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या है, 90 माइनस 30। तो यहां पर क्या दिया है, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ इट्स कंप्लीमेंट। हम कहते हैं रिक्वायर्ड एंगल है थीटा, एक्स रख लें, वाई रख लें, कोई भी रखा जा सकता है। ये 30 डिग्री मोर है, तो इसमें से अगर 30 डिग्री लेस कर दें तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, हाफ ऑफ इट्स कंप्लीमेंट। तो इट्स कंप्लीमेंट ये हो। अब इसको आप सॉल्व कर लें, इसको टू, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये इधर आकर प्लस हो गया थीटा, तो ये 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 और ये 60 इधर जाकर प्लस हो गया। तो दोनों को ऐड किया, 3 थीटा इज इक्वल टू, अब इसे ऐड करें तो ये हो गया 150 एंड थीटा इज इक्वल टू 150/3। तो ये किसके इक्वल आ गया, 50 के। ये इसका आंसर है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो इस तरह से ये जनरल क्वेश्चन थे कुछ इंट्रोडक्शन के लिए। जाहिर है इस वीडियो का फोकस प्रिपरेशन नहीं है। प्रिपरेशन के लिए आप, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई है, द catonline.com, आप इस वेबसाइट पे जाएं, आपको तमाम लेक्चर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। उनका आप, अगर आप उनका पेड पैकेज नहीं लेना चाहते तो आप फ्री पैकेज ले लें, आपको तमाम टॉपिक्स मिल जाएंगे इसमें। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट पार्ट। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30। फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 और बायो के 10। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया 30 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, अब इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तो डिफिकल्टी लेवल है एफएससी टेक्स्ट बुक्स के कंसेप्ट्स। जो कंसेप्ट्स आपने एफएससी की टेक्स्ट बुक्स में पढ़े हैं उसी पर बेस करते हुए क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट के टेस्ट में आएंगे। अगर आपने ए लेवल भी किया है तो कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो ए लेवल के कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उन्हीं से मिलते जुलते कंसेप्ट इसमें होंगे, क्योंकि एफएससी में चंद टॉपिक के अलावा सारे कंसेप्ट एक जैसे हैं। तो आप नेट के लिए कोई स्पेशली आपको कोई अलहदा से नए टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी टेक्स्ट बुक को ही रिवाइज़ कर लें तो सब्जेक्ट पार्ट तैयार हो सकता है। अलबत्ता चूँकि इनकी नेचर थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, तो आपको ज़रूरत होती है कि आप प्रैक्टिस करें और कुछ नई टेक्निक्स लर्न करें कि हाउ टू डील विद शॉर्ट क्वेश्चंस, स्मॉल न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसमें कोई बड़े-बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते। तो आपको प्रैक्टिस की बहरहाल ज़रूरत होती है। इसके लिए आप ऑनलाइन हेल्प लेते हैं या फिर द catonline.com को जॉइन कर लें, वहाँ पर भी आपको डाउनलोड मिल जाएँगे। अब देखें फिज़िक्स, इसके ज़ाहिर है 10 क्वेश्चन होने हैं। अब ये एक फिज़िक्स का क्वेश्चन है। आप देखें क्या दिया है, हाउ मैनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ए वेक्टर इन स्पेस। अगर हो प्लेन में तो 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्योंकि आपको स्पेस में कहा गया है तो 3D होगा, तो इसमें z एक्सिस भी शामिल होगा। तो z एक्सिस में अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लें किसी भी वेक्टर के, तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे इस तरह से। तो कितने कंपोनेंट चाहिएंगे अगर स्पेस में किसी वेक्टर को डिस्क्राइब करना हो, तो 3 चाहिए आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पर होंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इसी तरह से ये एक और सैंपल क्वेश्चन है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर डॉट प्रोडक्ट इज। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2। अब इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हैं, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हो, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ये इक्वल होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, जो एंगल इनके दरमियान होगा। अब हमारे पास है v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, तो ये आ जाएगा v1 मल्टीप्लाइड बाई v2 और कॉस ऑफ 90 डिग्री,
क्योंकि 90 डिग्री दिया गया है। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। थर्ड क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन है ये भी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, सेकंड पेंडुलम क्या होता है? वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 ओवर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर 2, और ये आ गया 0.5 हर्ट्ज। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब केमिस्ट्री देखें, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन देखें। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम मौजूद हैं उनका सम ऑफ एटॉमिक मास लें, यानी कि उनके एटॉमिक मासेस को सम करें तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास आएगा, पूरे मॉलिक्यूल का मास निकल आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मॉलिक्यूलर मास। एक और देखें सैंपल क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके इक्वल होते हैं? n स्क्वायर के। क्योंकि आपने एफएससी में पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिहाज से क्या होते हैं? 2n स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू दिस होगा, उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ये जहन में रखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n स्क्वायर, लेकिन क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसलिए 2 से जब हम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाए। ये एक और सैंपल क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। अल्कली मेटल हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस चेन। अल्कली मेटल कौन सी होती हैं? जो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ये है। जैसे कि आप सोडियम को देखें, सोडियम अल्कली मेटल है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? 2 8 1। इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। तो पहले ऑर्बिटल में 2, दूसरे में 8, और तीसरा जो कि आउटर मोस्ट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब है बायो, यानी कि बायोलॉजी। इसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसका एक सैंपल क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सी शुगर होती है? जाहिर है कि लैक्टोज होती है। मिल्क में जो शुगर है उसका नाम है लैक्टोज, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बीटा। ये एक और सैंपल क्वेश्चन है। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा है? तो ये है टीथ एनेमल। दांतों के ऊपर जो एनेमल होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है ह्यूमन बॉडी में, बोन से भी ज्यादा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेनेटिक्स। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। हाउ टू प्रिपेयर। अब देखिए कि नेट के 2 पार्ट हैं। एक है जनरल पार्ट जिसमें 60 क्वेश्चन। अब आप देखेंगे जनरल पार्ट में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसमें ऐसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट ने कभी पहले नहीं किए। मसलन एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने किसी क्लास में भी नहीं पढ़े, ना उसका इनको आइडिया होता है। इसी तरीके से एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन चीज़ों की भी उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की या उनको सॉल्व नहीं किया। इसी तरह क्वांटिटेटिव के जो टॉपिक्स हैं वो भी बेशक उन्होंने मैथमेटिक्स में, जनरल मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक में, छोटी क्लासेस में 6 7 8 वगैरह में ये टॉपिक पढ़े होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन की नौइयत इस किस्म की होती है कि स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इस जनरल पोर्शन के लिए आप तैयारी कहाँ से करें? ज़ाहिर है आपको एक जनरल जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं उनमें तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते।
ना आपने कभी पढ़े हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि या तो टेस्ट प्रिपरेशन की बुक्स लें, ज़ाहिर है उसमें कोई टीचर नहीं होगा जो आपको गाइड कर सके, लेकिन बहरहाल बहुत से स्टूडेंट टेस्ट प्रिपरेशन बुक्स की मदद से तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तैयारी करनी है, ख़ास तौर पे इन क्वेश्चन की जो कि 60 क्वेश्चन्स हैं, तो आपको लाज़मी तौर पर किसी टीचर की हेल्प चाहिएगी या वीडियो लेसन्स चाहिएँगे ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो इसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए इस साइट को जॉइन करें, thecatonline.com। यहाँ पर नेट की फुल प्रिपरेशन के लिए फ्री पैकेज भी है, पेड पैकेज भी है, और अगर आप टीचर की हेल्प लेना चाहें, टीचर से क्लासेस लेनी है, तो ज़ूम की क्लास भी अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आप सब्जेक्ट को पार्ट को देखें तो इसमें 30 क्वेश्चन हैं। बेशक आपने ये सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, क्योंकि अगर 1E की बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह होते हैं। 1M में बायो आ जाएगी, इसी तरह से 1M वालों के सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट तो आप पढ़ कर आए हैं पहले। तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत से कंसेप्ट की रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो आपको तैयारी तो दोनों की करनी चाहिए और फ़ोकस इस पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब्जेक्ट्स आपने कभी पहले पढ़े नहीं हैं। तो इसके लिए आप thecatonline.com को जॉइन करें, और यहाँ पर अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप फ्री पैकेज ले लें। अदरवाइज़ आप पेड पैकेज लें, ये भी कम कॉस्ट का होता है, कोई इतना महँगा नहीं होता है इनका पेड पैकेज। या फिर आप अगर टीचर से हेल्प लेना चाहते हैं, टीचर से पढ़ना चाहते हैं बाकायदा तौर पे क्लासेस लेकर, तो आप ज़ूम की क्लास के लिए इनको जॉइन कर लें। फिर है द कैट ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन में मेथड क्या है, वहाँ क्या चीज़ मिलेगी आपको। सबसे पहले है टॉपिक वीडियो लेसन, यानी कि किसी टॉपिक का लेसन होगा वीडियो की शक्ल में, जो तमाम कंसेप्ट्स को कवर करता है। टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं। फिर इसमें कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं। जब आप लेसन ले चुके होते हैं, तो आपको ज़रूरत होती है कि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उस टाइप के क्वेश्चंस की। खुद करके देखें आप। तो आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद आप चेक करने के लिए कि आपने सही किया या गलत, आप वीडियो सॉल्यूशंस को देखते हैं। इन्हीं तमाम क्वेश्चन के जो यहाँ मौजूद थे इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ में, आप इसकी वीडियो देखते हैं जिसमें तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया होता है। तो आप अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि किस क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा टाइम लगाया, कौन-सा गलत किया, किसी का मेथड गलत होगा, तो आप इनको चेक कर सकते हैं वीडियो देखकर। तो जब आप ये टॉपिक कर चुके होते हैं किसी सेक्शंस के, तो सेक्शंस के क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हें डाउनलोड करें या ऑनलाइन उनकी प्रैक्टिस करें। फिर फुल लेंथ टेस्ट हैं, जब आप तैयारी मुकम्मल कर चुके होते हैं, तो फुल लेंथ टेस्ट देते हैं ताकि टाइम मैनेजमेंट भी हो सके और आप अपनी परफॉर्मेंस को एज़ ए होल देख सकें। फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, ताकि आप मोबाइल पर या कंप्यूटर पे या किसी भी लैपटॉप वगैरह पे जहाँ पर भी हों, आप इवन के ट्रैवलिंग के दौरान भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकें। तो ये फैसिलिटी भी वहाँ मौजूद है। इस तरह से द कैट ऑनलाइन पर आप फुल फ्लैज प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आप रिक्वायर्ड स्कोर से भी ज़्यादा स्कोर कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस इस कदर करें कि आप अपनी डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें।